वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट आपका बिहार उत्पाद पुलिस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है और दोनों में इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10वीं कक्षा के समकक्ष होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग जरूर वीडियो देखें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो शरीर स्थिर होते हैं उनके हृदय कैसे होते हैं? तो मिश्रित होते हैं। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन वंशानुगत रोग नहीं है? ठीक है, जेनेटिक रोग इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो थैलीसीमिया तो आपका जेनेटिक रोग है, रंग दृष्टिहीनता कलर ब्लाइंडनेस भी आपका है, हीमोफीलिया है, ये भी आपका आनुवंशिक रोग है। तो बच गया ल्यूकेमिया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, थैलीसीमिया, रंग दृष्टिहीनता और हीमोफीलिया ये सभी है जो आनुवंशिक वंशानुगत रोग आनुवंशिक रोग है, जबकि डी आपका ल्यूकेमिया है जो आपका वंशानुगत रोग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है आपका, एक महिला में गुणसूत्र के किस संयोजन पाया जाता है? महिला में कह रहा है फ्रेंड्स, तो महिला में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, सभी को पता होगा। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि पुरुष में पूछेगा फ्रेंड्स तो एक्स वाई पाया जाता है। चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, 4 नंबर सवाल का। तो देखिए 4 का करेक्ट आंसर है मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो मधुमक्खी कह सकते हैं, मधुमक्खी का ये वैज्ञानिक नाम भी है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एमआरआई के काम का मुख्य आधार बनता है? ठीक है, सवाल नंबर 5। एमआईआर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। तो प्रश्न पूछ रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा तत्व एमआरआई के काम का मुख्य आधार बनता है? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ठीक है, छठा नंबर सवाल देखिए। इस छठा नंबर सवाल आपका अंग्रेजी का। इसी तरह से फ्रेंड्स एग्जाम में आपको अंग्रेजी और हिंदी का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। आपका अंग्रेजी का 8 से 10 सवाल रहेंगे, और मैथ का 8 से 10 सवाल, और हिंदी का 8 से 10 सवाल, बाकी जीके जीएस रहेंगे। छठा नंबर में देखिए कह रहा है आपका क्या अंग्रेजी में, कि चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेज गिवन बिलो, यानी आपका ऑप्शन चॉइस दिया हुआ है, इसमें से चुनना है आपका सुटेबल वर्ड। तो कह रहा आई नीड माई कार, यहाँ पर क्या होगा? 6 नंबर सवाल का वासेस होगा, टू वास होगा, या वास्ड होगा, या वास होगा? कहता है आई नीड माई कार, यानी कि आई नीड टू वाश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आई नीड टू वाश माई कार, यानी मुझे कार की धोने की सफाई करने की जरूरत है, ये सेंटेंस बन रहा है। तो आई नीड टू वाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, सिनोनिम यानी समान अर्थी शब्द को चुनने के लिए करा है। सिनोनिम्स क्या होता है? समान अर्थी होता है। साई, साई माने क्या होता है? आपका लजालू कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो साई का जो आपका होता है क्वाय होता है, क्वाय मतलब भी शर्मिला होता है, लजालू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है फ्रेंड्स? तो आपका जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है जो फ्रेंड्स आपका जीवाणु में नहीं पाया जाता है, ये है जो पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो बैक्टीरिया है जो कैसा है? बैक्टीरिया है जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। क्यों होता है फ्रेंड्स? तो क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अभी बताया मैंने,
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और आपका जो जीवाणु है जो किसके अंतर्गत आता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाता है। 9 नंबर सवाल को देखिए, विश्व का प्रथम क्लोन गैस का जन्म किस देश में हुआ था? 9 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत में हुआ था। ठीक है, विश्व का प्रथम क्लोन गैस का जन्म भारत में हुआ था। 9 का ए हो गया। 10 नंबर सवाल को देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल इसमें से कौन सा है? 10 नंबर सवाल का, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वीटी कपास, वीटी बैगन और गोल्डन चावल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी है जो आपका है जो क्या आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जापानी इंसेफलाइटिस के कारण होने वाली बीमारी है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विषाणु के कारण। जो जापानी इंसेफलाइटिस रोग होता है फ्रेंड्स वो वायरस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो इसमें एंजाइम कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए आपका गैस्ट्रिन है जो एंजाइम नहीं है, बाकी टाइलिन, रेनिन और पेप्सिन सब नाम सुनोगे, ये सभी तो एंजाइम के अंतर्गत आता है, जबकि गैस्ट्रिन है जो एक कोई एंजाइम नहीं है। 13 नंबर सवाल कर रहा है इंग्लिश का, ही विल हलेसन हिज स्टडीज इफ ही गेट्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ही विल परस्यू हिज स्टडीज इफ ही गेट्स सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि अपने स्टडी को जारी रखेगा अगर उसका माता पिता का सपोर्ट मिलेगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 13 का। 14 नंबर सवाल आपका मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पर देखिए लंबा जाएगा सॉल्यूशन में, इसमें सोल्व करने नहीं बनेगा, इसका आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग सोल्व इसको करके देखिएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर आएगा सोल्यूशन के बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, 0.133। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स आप इसको अथी कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका है कि मानव के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मानव के कान में मुख्य रूप से 3 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 3 हड्डी कौन कौन है फ्रेंड्स? तो सबसे छोटी हड्डी इसी में होता है अस्टेपस, एक हो गया आपका अस्टेपस। तीनों हड्डी का नाम याद रखें, एक तो अस्टेपस जो मानव शरीर की सबसे छोटी है अस्टेपस, एक होता है इनकस होता है। ठीक है, एक होता है इनकस, 2 हो गया स्टेपस, इनकस और मेलियस एक होता है, तीसरा होता है जो क्या होता है मेलियस होता है, मेलियस। ये 3 तरह का कान में हड्डी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें मानव के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो टोटल 3 हड्डियां पाई जाती है, इनकस, मेलियस और स्टेपस। 16 नंबर सवाल देखिए, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाता है तो क्या होगा? आरबीसी को। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मात्रा में वृद्धि और फटना। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाए तो मात्रा में वृद्धि होगा और फटने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना होता है? तो 120 दिन के करीब होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लाल रक्त की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसका हम लोग मृत्यु होता है यकृत में होता है। ठीक है, यहाँ लीवर में और प्लीहा में 2 जगह इसका मृत्यु होता है। लाल रक्त की कोशिकाएं की मृत्यु कहाँ होती है? तो लीवर यानी यकृत में और स्प्लीन में होता है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका निर्माण तो होता है फ्रेंड्स आपका बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो अस्थि मज्जा में, लेकिन इसकी मृत्यु होती है फ्रेंड्स कहाँ? तो यकृत और प्लीहा में, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो 16 का क्वेश्चन था कि लाल रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रा में वृद्धि होगा और फटने लगेगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, 17 का, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनिलीवर है जो आपका भारतीय नहीं। महिंद्रा ग्रुप्स, इन्फोसिस, आदित्य बिरला ग्रुप ये सब तो भारतीय है, ये यूनिलीवर है जो फ्रेंड्स आपका भारतीय कंपनी नहीं है। यूनिलीवर है जो इंग्लैंड व हॉलैंड की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो यूनिलीवर है जो भारत की कंपनी नहीं, कहाँ की है? तो ये इंग्लैंड और हॉलैंड की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका डिब्बा बंद घरेलू उत्पादों का निर्माण करती है। यूनिलीवर जो कंपनी है वो डिब्बा बंद घरेलू उत्पाद का निर्माण करती है और इंग्लैंड और हॉलैंड की कंपनी, न कि भारतीय है। 18
हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा हरिकेन कपिल देव का उपनाम है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है फ्रेंड्स। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? द वाल कहा जाता है, सब याद करते चलेगा, ठीक है। राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? द वाल कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। और आपका फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह, नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। आपका फ्लाइंग सिख है जो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, और सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। तो ये सब उपनाम है, सभी माइंड में रखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स। तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव का आपका नाम है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य जो आपका रूस के संविधान से लिया गया है, इसका उल्लेख देखा जाए फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 51 के ए में है, ठीक है। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन है, जो आपका रूस के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। 20 नंबर सवाल को देखिए। 1946 में भारतीय संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लेकर सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते चलिएगा। 21 नंबर सवाल है आपका कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कारताज व्यवस्था समुद्री व्यापार के संदर्भ में, तो ये आपका पुर्तगालियों के द्वारा उपयोग में किया जाता था। याद रखिएगा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था है जो पुर्तगालियों के संदर्भ में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल देखिए कि भारत के किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य है? भारत के किस राज्य में सभी घरों पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर वर्षा का जल है जो छत पर संचय करना अनिवार्य कर दिया गया है? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जितने भी घर हैं तो वो छत पर वर्षा का जल संचय करना अनिवार्य है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? बड़ा होगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, गणतंत्र का सही विलोम शब्द है, गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसी तरह से मिक्स करके ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। गणतंत्र का सही विलोम राजतंत्र हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो 25 का करेक्ट आंसर गेस करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्या हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो डॉक्टर्स, देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, याद रखिएगा। जो जालियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर सतपाल, याद रखिएगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक आम जनसभा आयोजन किया गया था, उसको विरोध जताने के लिए, जहां पर जनरल ओडायर था वो गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी को हम लोग जालियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि ये जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर लौटा दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर, कला की गंधार शैली का विकास निम्न में से किस वंश में हुआ है? गंधार शैली का विकास देखा जाए फ्रेंड्स आपका, तो ये आपका कुषाण वंश में हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखें। 27 नंबर सवाल ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, ठीक है। आपका अंग्रेजी में दिया हुआ है, इसका हिंदी कर रहा है, तो क्या होगा? ही यूज्ड टू विजिट दिस पैलेस, तो क्या होगा इसका हिंदी फ्रेंड्स? 27 का वह इस जगह पर आया करते थे, he used to visit this palace, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग द यहाँ पर क्या होगा? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग द कलेक्ट
कलेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कलेक्ट देंगे ना तभी तो कलेक्शन बनेगा। इम्प्रेस से इम्प्रेशन बता, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट बनेगा फ्रेंड्स आपका ए होगा, ठीक है, कलेक्शन, COLLECTION, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 28 का फ्रेंड्स दिए गए सफिक्स में आई, ये सफिक्स है ना, ये आपका लास्ट में रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय सफिक्स है, तो सफिक्स से आपका कलेक्ट से कलेक्शन बनेगा। अगला सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल है आपका, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका तलवंडी में हुआ था ना, गुरु नानक का जन्म आपका तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था 1469, जी हाँ 1469 ईस्वी में ये आपका गुरु नानक का जन्म हुआ था। वर्तमान में अगर भी तलवंडी देखा जाए फ्रेंड्स तो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुरु नानक का जन्म याद रखिए 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी में। अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो मीर कासिम इसका करेक्ट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ, तो मीर कासिम के साथ में आपको लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में थी, ये आप डेट भी आप लोग याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपका है, बेबी लोन का हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन है वो आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ा हुआ है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833 करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1833 के बाद ही फ्रेंड्स है जो प्रशासन में भारतीयों को भी कुछ मतलब हिस्सा मिला। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ये हम्पी नृत्य महोत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। 33 का करेक्ट आंसर ये कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल है आपका कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना है जो आपका 1935 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो प्रांतों में द्वैध शासन था फ्रेंड्स वो आपका वही 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1935 में किया गया था। अगला है फ्रेंड्स इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए गेस कीजिए 35 नंबर सवाल का, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो इसका कोलकाता है, ऑप्शन नंबर डी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ही इज टू लेजी टू वॉक, इसका ट्रांसफॉर्म करें क्या होगा, ही इज टू लेजी दैट ही कैन वॉक, ठीक है फ्रेंड्स। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज टू लेजी टू वॉक, तो 36 का करेक्ट आंसर है ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला सवाल को 37 नंबर देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद कितना, तो 61 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा लगाया जाता है महाभियोग, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61, ये भी याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल है राष्ट्रीय गान का हिंदी संस्करण कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गान का हिंदी संस्करण है जो अपनाया गया आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। क्योंकि फ्रेंड्स स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कल का हिंदी प्रैक्टिस शीट में आज या कल वाला हिंदी प्रैक्टिस शीट में मैं इस क्वेश्चन बताया था फ्रेंड्स कि आपका जो स्वर का है जो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, एक प्लुत होता है, दीर्घ और ह्रस्व।
तो कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार कितने कौन है, तो 3 होते हैं, तो ये तीनों हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला है 41 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। 41 का गेस कीजिए फ्रेंड्स, बहुत बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। तो 41 का करेक्ट है वुड डिस्पैच, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वुड डिस्पैच करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 42 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया हूँ। एक संसदीय प्रणाली है फ्रेंड्स, एक संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो देखिए संसदीय प्रणाली कहेगा तो ब्रिटेन के संविधान से हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन संघात्मक व्यवस्था कहेगा तो कनाडा से हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान से बहुत सारा जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, सभी ये जो फ्रेंड्स आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से बहुत सारा ले गया है फ्रेंड्स। और रूस के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ब्रिटिश से आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिया गया है। 43 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो की हत्या है जो उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर को एपर्नल सिटी या होलो सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए 44 का हो जाएगा रोम को कहा जाता है। होलो सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, होली सिटी पवित्र कह सकते हैं। होली मतलब क्या होता है, पवित्र होता है ना। तो रोम शहर को एपर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर हिंदी का सवाल है फ्रेंड्स। 45 नैतत में संधि विच्छेद होगा, नैतत का संधि विच्छेद करेगा तो किस तरह से होगा, तो हो जाएगा न जोड़ एतत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है। ध्यान मग्न, ठीक है 46 का, तो ध्यान मग्न यानी ध्यान से मग्न आ रहा है आपका, चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में मग्न या ध्यान से मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें करता चिन्ह आ रहा है फ्रेंड्स आपका अधिकरण में, तो तत्पुरुष का हो जाएगा ये। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान मग्न अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है फ्रेंड्स। जब इसका करिएगा आप विग्रह करिएगा तो किस ध्यान मग्न है ना, तो ध्यान में मग्न होता है। अब में है जो आपका अधिकरण पुरुष का है, अब चिन्ह है, तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। इसमें कौन है तो फ्रेंड्स आपका अधिकरण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि भारतीय जीआई टैग के अनुसार निम्न में किसका सही सुमेलन है। चलिए 47 का गेस करिए। 47 का करेक्ट सही सुमेलन है जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय जीआई टैग के अनुसार निम्न में से किसका सही सुमेलन है, तो ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु इसका सही आपका सुमेलित है। ये देखिए फ्रेंड्स आपका कंदाड़ी साड़ी है जो, ये भी है जो आपका जीआई टैग में आपका तमिलनाडु का ही है, महाराष्ट्र में देखिए गलत है दिया हुआ, तो बता देता हूँ। कंदांगी साड़ी है जो भी है आपका तमिलनाडु से ही है। उसके बाद में अरणमूला कन्नाड़ी है जो फ्रेंड्स आपका कहाँ, ये केरला का है, कर्नाटक का नहीं, ये कहाँ का है, केरला का है, यहाँ से सुमेलित है। और कौनी साल है जो फ्रेंड्स आपका कौनी साल, इसमें क्या करा सही सुमेलन है ना, तो सही सुमेलन, तो इसका मैंने अभी बताया 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौनी साल है जो फ्रेंड्स आपका, इसका मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये बाकी सब सही है, ठीक है। एक बार पुनः देख लिए, भारतीय जीआई टैग के अनुसार इनमें से किसका सही सुमेलन है, तो आपका यही आपका 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कंदाड़ी साड़ी ये सुमेलित नहीं क्योंकि तमिलनाडु का है, और अरणमुला कन्नाडी कर्नाटक का नहीं, केरला का है, ठीक है फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया लेदर ये आपका तमिलनाडु का है, ये तो आपका सही सुमेलित है ही है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। 47 का सी हो गया फ्रेंड्स। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा सभी को पता होगा, 48 का ये आपका असम में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ है, असम में ही पड़ता है ना। यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य है जो फ्रेंड्स उद्यान है जो जाने जाते हैं, एक सिंग वाला गेंडा यहाँ पाए जाते हैं जो असम में है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था, गेस कीजिए। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका बी इसका करेक्ट 2013 में हुआ था। भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर का रेफरेंस की
टीच इंग्लिश, इसको पैसिव में आपको बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका इंग्लिश इज टॉट बाई हिम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? यही नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड्स जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो शामिल किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पस है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 53 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए भारत क्या, इंडिया है क्या फ्रेंड्स आपका डेवलपिंग कंट्री, यानी विकासशील है, विकसित नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरिका का हो गया, चाइना का हो गया, बाकी जापान का हो गया, फ्रांस का, ये सब है जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी विकसित वहाँ का अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत का क्या भी विकासशील है, डेवलपिंग है। ऑप्शन नंबर बी 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन है? देखिए फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते रहिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। 54 का होगा क्या फ्रेंड्स, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन कौन है? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी और सी, यानी कि आपका रूस और अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन कौन फ्रेंड्स, तो आपका रूस और अमेरिका है जो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए अब 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? अच्छा सवाल है, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। तो द रूम ऑन द रूफ यहाँ नहीं होना चाहिए, रूफ होना चाहिए। रूफ मतलब क्या होता है, छत होता है ना, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है द रूम ऑन द रूफ, यानी कि रूम मतलब तो समझ कमरा, यानी कि छत के ऊपर कमरा, इसका हिंदी यही हुआ ना। तो होना चाहिए द रूम ऑन द रूफ होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूफ। रूफ मतलब छत होता है। तो ये उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनका लिखा है फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। 55 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखें। 56 नंबर सवाल है, क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्या है? क्रय शक्ति समता ने पीपी के आधार पर तो देखा जाए तो ये आपका तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। 57 नंबर सवाल है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो 57 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य का, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो जो उद्देश्य का जो प्रस्तावना है ना, उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऐसे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछे किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। लेकिन डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारत का जो प्रस्तावना जिसे उद्देश्य का भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया? यानी भारत का नेपोलियन किसे? तो समुद्रगुप्त को दिया गया है ना, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी देखा जाए फ्रेंड्स तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी हो, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्राइट सफिक्स गिवन बिलो, यानी सफिक्स मतलब क्या आता है, प्रत्यय, और उसके इसमें मतलब यूज कर करके कौन सा वर्ड बनेगा? डेवलप से देखिए डेवलपमेंट बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 60 का। 61 नंबर सवाल को देखिए, अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका कोचीन को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका मैथ का है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, ये बन जाएगा आपका a + b + c बराबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, और a² b² और c² बराबर 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो ab + bc + ca का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको बनाइएगा तो बन जाएगा, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूँ इसको। a + b + c बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, a + b + c के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला इस पर बन जाएगा, a + b + c के होल स्क्वायर पर करिएगा, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है कितना है, 6 दिया हुआ है। इसका फार्मूला लगाइएगा फ्रेंड्स, तो a + b + c के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला आपका होता है a + b + c के होल स्क्वायर बराबर होता है a²
प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है सी स्क्वायर होता है, और प्लस होता है आपका 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी होगा प्लस बी प्लस सी होगा और प्लस सी प्लस ए होगा, यानी कि आपका ए फॉर्मेट में आपको आ जाएगा ये। तो ए फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर बनाइएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस इतना आ गया, तो यहाँ पर ए भी तो दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान देखिए 14 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के यहाँ पर मान दे देंगे 14 दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर इसका जगह पर वो दे दीजिए 14 दे दीजिएगा, उसके बाद में इस पर हल करिएगा तो इसका आप बन जाएगा। तो 62 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, आपका 11 आएगा। इसको सोल्व करिएगा तो टोटल कितना आएगा 11 आएगा। अगला सवाल है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल है तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2.4% आता है ना, 2.4%। बहुत काफ़ी दिन बाद एक क्वेश्चन देखने को मिला प्रैक्टिस शीट में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है जो सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका 7वां पोजीशन पे आता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखिए कौन कौन है, 2-3 का नाम बताता हूँ फ्रेंड्स। सबसे बड़ा देश देखा जाए तो रूस में सबसे है जो आपका रसिया है, क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश रसिया है। दूसरा स्थान पे कनाडा आता है, तीसरा स्थान पे आपका चाइना आता है, चीन आता है, चौथा स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, 5वां पर ब्राज़ील आता है, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वां पर आपका भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो कम से कम 3 तो जरूर याद रखिए, 4 आपका रूस है, उसके दूसरा पर कनाडा है, तीसरा पर चीन है, चौथा पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, अब भारत है जो 7वां स्थान पे है। तो यहाँ क्वेश्चन था भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, 64 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। 65 नंबर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, 65 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणतम बिंदु है। 66 नंबर सवाल को देखिए, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो भारत का जो ये आपका नीति आयोग द्वारा होता है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत में मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो नीति आयोग इसका 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए, 67 नंबर सवाल है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 67 का। तो देखिए राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करने वाला भारत का पहला राज्य हो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली स्थान पे भरना है यू टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली, यहाँ पर नैतिकता बोध रहा आउट टू आपका आउट हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यू आउट टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली, यानी ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए, अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 70 नंबर सवाल को देखिए, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, वर्तमान में देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख है जो फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र है, पहले कृषि क्षेत्र होता था, लेकिन वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, मैलाकाइट एक खनिज है, मैलाकाइट किसका खनिज है फ्रेंड्स, तो एक आपका 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कॉपर का है। 72 नंबर सवाल देखिए, 72 नंबर सवाल आपका है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर बारूद मिश्रण होता है, बारूद किसका मिश्रण होता है, तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बारूद विस्फोटक होता है फ्रेंड्स, नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण से बना होता है, 73 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 74 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा जिम्मेदार है, 74 का तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे क्या कहता है CFC कहते हैं, ये आपका जिम्मेदार है।
अगला है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें प्रेडिकेट चुनने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका 75 नंबर सवाल में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से देखिएगा, यदि जब भी किसी वाक्य में आपको प्रेडिकेट चुनने के लिए कहे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट का पता करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस में देखिए क्या सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, सब्जेक्ट पता करते हैं। सब्जेक्ट इसमें कैसे पता करते हैं, हु लगा कर, यानी कौन कर रहा है, तो जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए आपका इसमें जो सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट पता चल गया तो आपका बाकी सब होता है जो प्रेडिकेट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका, स्वीट आ रहा है, ठीक है। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी स्वीट हो गया सब्जेक्ट, तो बाकी आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आर द प्रेडिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी प्रेडिकेट आपको चुनने के लिए कहेगा तो सब्जेक्ट चुन लेगा, सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सभी होता है, क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो समझ ही होंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको चुनने को कहेगा फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट चुन लीजिए, बाकी जो पार्ट रहेगा सेंटेंस का वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखिए कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, आर्टिफिशियल जो रेन होता है, तो सिल्वर, क्या आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स, इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो 77 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 54 डिग्री आएगा। चलिए अगला 78 नंबर सवाल को देखिए, ये भी आपका है जो मैथमेटिक्स का है। एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये खरीदा और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए एक सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो इसका प्रत्येक किस्त का राशि आएगा फ्रेंड्स जो आपका 78 नंबर सवाल का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी आपकी 280 रुपये आएगा प्रत्येक किस्त का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 को देखिए, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। चलिए गेस करिएगा 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है फ्रेंड्स, आपका म्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 80 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि 40, 15, 18, 22 इतना का समानांतर माध्य 25 है तो x प्लस वाई का, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, माध्य ये बन जाएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इसको किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए आपका दिया हुआ इसका समानांतर माध्य, तो इस लगाइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 बराबर लिख सकते हैं कितना, 40 प्लस 15 प्लस इतना सब प्लस कर दीजिएगा और टोटल इसको गिन लीजिएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से भागा हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे बनेगा फ्रेंड्स, 25 इधर हो जाएगा, इतना इक्वल टू इस सभी को जोड़ दीजिएगा बटा 9 कर दीजिएगा, ठीक है। यानी 25 बराबर कितना, इतना जोड़ बटा 9 रहेगा, इसमें तो आपका x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x प्लस करेगा तो x y का मान आपका निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 80 का जो आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, 40 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सोल्व करिएगा तो आपका x y का मान कितना आएगा, तो आपका 40 आएगा। चलिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं कि प्रहार एक है। प्रहार क्या है, तो प्रहार है जो फ्रेंड्स आपका सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का है प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतह से सतह मार करता है प्रहार जो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। 82 नंबर सवाल को देखिएगा। 82 नंबर सवाल आपका, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। देखिए हाइड्रोजन बम जो आपका विकसित किया गया था फ्रेंड्स आपका एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन विकसित कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन की खोज किया था तो हेनरिक कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन सिर्फ का खोज रहेगा तो इसका खोज हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। और इसका जो है फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन बम का जो डेवलप किया था, विकसित किया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन का खोज रहेगा तो हेनरिक कैवेंडिश, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम है जो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे काम करता है, ठीक है। परमाणु बम है जो आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम है जो अनियंत्रित संलयन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसको विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। 83 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए गेस करिए इसका क्या होगा।
तो देखिए प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का। 84 नंबर सवाल को देखिए, करा फ्रेंड्स, बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है। 84 का हो जाएगा गड़गड़ाहट उसे कहा जाता है ना। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गड़गड़ाहट कहते हैं। 85 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका रीजनिंग टाइप का है। दिए गए विकल्प में लुप्त अंक को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, सेटिंग करिए, थोड़ा सा वक्त मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 है, 8 है, 3 है, यहाँ 51 है, 15, 4 और 5 है, यहाँ 65 है। देखिए सिंपल लग रहा है फ्रेंड्स। ये क्या किया है आप देख लीजिए, ये 6 और 8 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया और 3 जोड़ दिया है। 8 छक 48, 3 51 आ गया, 15 छक 60, 5 65 आ गया। इसी तरह से 20 25 100, 20 जोड़ेगा तो 120 आ जाएगा। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 86 नंबर सवाल है, देखिए 86 नंबर निम्नलिखित में से इस विकल्प का पता लगाए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हो सकता है इस टाइप से भी आपका रीजनिंग टाइप का भी 1-2 सवाल दे दिया जाए। तो देखिए इसको किस तरह से बनाया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बी का कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। इसका कितना होता है फ्रेंड्स, ई का 5 होता है। अब देखिए क्या क्या इसका स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 2 दूनी का 4, डी का कितना होता है, 4 होता है। ये देखिए समझ में आएगा फ्रेंड्स जब आपका अल्फाबेटिकली का सीरियल नंबर याद रहेगा। तो बी का देखिए कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी का 2 होता है और ई का कितना होता है, 5 होता है। अब देखिए डी का कितना होता है, 4 होता है और वाई का कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए क्या क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर डी आ गया है ना, 2 का स्क्वायर। अब 5 का क्या है, तो वाई का 25 आ गया है। तो उसी तरह से इसका भी करेगा फ्रेंड्स, सी का 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर करेगा कितना होगा, 3 3 9, 9 किसका होता है, तो आई का 9 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई होगा। डी का कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर करेगा तो 16, 16 का किसका कौन सा लेटर का होता है फ्रेंड्स, तो 16 होता है आपका 16 होता है फ्रेंड्स आपका 16 पी का होता है। जी हाँ, पी का 16 होता था, आई पी यहाँ भरा जाएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्या क्या है, जो यानी कि यहाँ पर बी का 2 होता है, इसका स्क्वायर किया है तो 4 आता है, तो 4 का जो किसके ए बी सी डी चौथा नंबर पर आता है। ई का 5 होता है, इसका स्क्वायर किया तो कितना, वाई 25वां पर आ गया। सी 3 होता है, तो इसका स्क्वायर करें 3 9, तो 9 पर आई आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में डी का 4 होता है, तो 16 पर पी आता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 फ्रेंड्स सिंपल है, 16 और 24 का मौसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ऐसी झलक रहा है, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट कौन है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तो इसका हो जाएगा 16 और 24 का क्या HCF क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेगा फ्रेंड्स। ठीक है, 8 तो 8 किस में आ रहा है, इसी से पता चल जा रहा है, 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 और 24 का आपका HCF कितना आ रहा है, हाई कॉमन 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 आ रहा है ना। आप 16 और 24 का एलसीएम निकालिएगा, गुणनखंड विधि से निकालेगा, इस तरह से भी निकालिएगा फ्रेंड्स, आपका इस तरह से भी निकालिएगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। ठीक है, इस तरह से भी निकालिएगा, तो इसका जो आएगा आपका 48 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 16 24 का मौसा है जो 8 है और आपका लौसा है जो कितना 48 है। 88 नंबर सवाल है, अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। चलिए 88 का गेस कीजिए। देखिए अमीबा है जो फ्रेंड्स प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेस्टा संघ के सभी जंतु जो होते हैं, इस संघ के जो भी जितने भी जंतु होते हैं सभी होते हैं एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ठीक है, तो अमीबा है जो आपका प्रोस्टेस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं, 88 का सी हो जाएगा। और 89 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, जिससे लाल चींटी जब काटता है तो क्या होता है, से हम लोग को दर्द महसूस होता है। तो इसमें क्या होता है लाल चींटी में, तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, मैथानोइक अम्ल होता है। ठीक है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कहे फ्रेंड्स या तो मैथानोइक अम्ल कहे, इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ज़्यादातर हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मिक एसिड जाते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड, उसी को फॉर्मिक एसिड कहें या तो मैथानोइक अम्ल कहें, दोनों एक ही है, तो कन्फ्यूज यहाँ नहीं होना है। चलिए 90 नंबर सवाल है, तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है, कौन सा प्रदूषण। चलिए कॉमन सेंस की बात है, तंबाकू खा करके सड़क पर थूकिएगा तो कौन सा होगा, वायु होगा, बिल्कुल नहीं, ध्वनि होगा, नहीं होगा, जल होगा, नहीं, मिट्टी होगा ना, मिट्टी प्रदूषण होगा। ऑप्शन नंबर बी 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 91 नंबर सवाल को देखते हैं, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक सही शब्द क्या होगा। तो जल में जो रहता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, जलचर कहेंगे, ना कि जलज कहेंगे। जलज में कमल हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जलनिधि जलधर नहीं। जल में जो रहता है वो क्या कहते हैं, आपको जलचर कहेंगे। और जल और स्थल दोनों पर रहता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे, उभयचर कहेंगे। ठीक है, वो स्थल पर और जल में रहेगा तो उभयचर, और सिर्फ जल में रहता है तो जलचर कहेंगे। सिंपल है, 51 का सी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल को देखिए, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। परमाणु सिद्धांत कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु
92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 93 पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल या कार्बन डेटिंग पत्ती और एक यूरेनियम डेटिंग पत्ती, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे हो सकता है आपको सवाल पूछ दिया जाए। तो पृथ्वी की आयु जो ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग पत्ती से ज्ञात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन किसी जीवाश्म का आयु ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग पत्ती का उपयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग से आपका जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है और पृथ्वी की आयु ज्ञात है जो यूरेनियम डेटिंग पत्ती से की जाती है। पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पेट का जो एक्सरे होता है तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरियम का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पेट के एक्सरे में बेरियम धातु का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स पारा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स क्विक सिल्वर कहते हैं 95 का। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका कही हो जाएगा ना। पारा को क्या कहा जाता है, तो क्विक सिल्वर कहा जाता है। 96 नंबर सवाल देखिएगा फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा होगा। खाद्य उत्पादों में निम्नलिखित गैस के कारण बासी होता है। जो हम लोग खाद्य उत्पाद होता है कौन सा गैस के कारण वो बासी हो जाता है। 96 का करेक्ट आंसर वो ऑक्सीजन के कारण हो जाता है, ठीक है। चलिए आपका 97 नंबर सवाल को देखते हैं कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है। 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्वनि है जो सबसे अगर देखा जाए तो धातु माध्यम से सबसे ज़्यादा तेजी से यात्रा करती है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि ध्वनि के चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद आपका गैस में होता है। 98 नंबर सवाल को देखिए, लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है, तो इसको डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं ना। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल 99 नंबर, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है 99 नंबर सवाल का। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, इंफ्रारेड कह सकते हैं या अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर ए। टेलीविजन का रिमोट में आपका ही अवरक्त या इंफ्रारेड किरणें का उपयोग किया जाता है। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ए और बी बारी बारी से एक सिक्के उछाले जाते हैं जब तक उनमें से कोई एक चित प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता। यदि ए खेल शुरू करे तो बी जीतने की प्रायिकता ज्ञात करे, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ये आपको प्रायिकता से संबंधित है, तो इसका 100 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है ना। 1/3 आएगा, ठीक है। इसका प्रायिकता कितना आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है फ्रेंड्स उसी के अनुसार बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेट था। और मैंने बताया फ्रेंड्स कि फायरमैन और उत्पाद पुलिस दोनों का तो सिलेबस एक ही है, तो आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी लाइव क्लास में नहीं आ रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि अभी आपका एप्लीकेशन पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है फ्रेंड्स। उस पर ही दिन भर लगा रहता हूँ एप्लीकेशन तैयार करने में। बन जाएगा फ्रेंड्स, तो आप उसको पढ़िएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन बन रहा है, उसमें आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस मिलेगा। मान लिया कि आपका वायसराय से क्वेश्चन है, तो जितना प्रश्न है वायसराय से पूछा गया प्रश्न सबको एक जगह संग्रह किए हैं। आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस से है तो उसका भी एक जगह संग्रह किया हुआ है। 1857 से जितना इंपॉर्टेंट 1857 के विद्रोह से जितना प्रश्न बनता था सब संग्रह एक जगह कर करके आपको दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।